नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल और ऑफिशियली ऐप के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम है आईयूपीएससी नामकरण, है ना। आईयूपीएससी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि किस प्रकार से समूह जो होते हैं वो समूह के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज समझ ली थी। अब हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण लिखा जाता है वो 3 पद्धतियों के आधार पर लिखा जाता है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता दिया था और हमने रिलेट भी किया था अपने आप से, है ना। मैंने आपको कहा था अपने आप से आप रिलेट कीजिए उस प्रकार से। तो ये तीनों के जो नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम जो होता है, पहला नाम है इसमें साधारण, ठीक है, साधारण या जिसको हम रूढ़ पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी जो यौगिक होता है उस यौगिक का जो नाम लिखा जाता है वो उसके स्रोत के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल में कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक जान लीजिए, आप भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। तो साधारण पद्धति में किसी भी यौगिक का जो नाम लिखा जाता है बेटा वो उसके स्रोत के आधार पर लिखा जाता है। व्युत्पन्न पद्धति जो होती है उसमें उस यौगिक का नाम प्रथम यौगिक के आधार पर लिखा जाता है। प्रथम यौगिक कौन सा बनता है, ठीक है। जैसे एल्केन है, एल्केन क्या होता है, जैसे कि CnH2n+2 होता है। इसमें सबसे पहला यौगिक जो बनता है वो CH4 बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका प्रथम यौगिक हो गया। एल्काइन का एसिटिलीन, इस प्रकार से ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो उसका जो प्रथम सदस्य होता है उसके आधार पर उनका नाम लिखा जाता है। वो कौन सी पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति है। मैंने पूर्वजों का एग्जांपल दिया था, है ना, कि हमारा परिवार उनके नाम से जाना जाता है। और तीसरी पद्धति जो है वो आईयूपीएससी पद्धति है। तो इसमें काफी सारे नियम आते हैं, रूल्स आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। ओके गाइज, चलिए कृष्ण, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण या रूढ़ पद्धति, जिसमें यौगिक का जो नाम है वो उसके स्रोत के आधार पर लिखा जाता है। तो हेडिंग डाल लेना, फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, है ना, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक की, वो आपको दिखेगा, हाँ, कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं। और एक तरफ हम लिखेंगे उसका रूढ़ नाम, रूढ़ नाम कौन सा होता है उसका, ठीक है। और एक तरफ लिखेंगे हम उसका स्रोत या उसका सोर्स, क्योंकि स्रोत के आधार पर ही क्या होता है, उसका नाम लिखा जाता है ना। तो यहां पर हम लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सबसे पहले CH3OH, ठीक है, CH3OH, जिसको हम क्या कहते हैं, वैसे तो मेथिल एल्कोहल है, ये मेथनॉल है। हम आईयूपीएससी पढ़ेंगे तब इनके नाम लिखेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि अभी एकदम से सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। अभी हमें बस ये याद रखना है कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसका रूढ़ नाम क्या है। अगर इस टेबल से क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बनेगा तो वो यही बनेगा कि भाई इसका नाम क्या है, या फिर ये जो रूढ़ नाम है उसका सोर्स के बारे में क्वेश्चन बनता है। अब इनका रियल नाम क्या है वगैरह, तो वो हम आईयूपीएससी जब पढ़ेंगे तब ये चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वापस आप यहाँ पे आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका होता है रूट नाम कास्ट स्प्लिट, ठीक है। कास्ट स्प्लिट इसका नाम होता है, जो कि भंजक आसवन से प्राप्त की जाती है, लकड़ी के भंजक आसवन से, है ना। कास्ट मतलब लकड़ी, लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त की जाती है। दिख रहा है आपको एंड तक, चलिए ओके। उसके बाद में सेकंड है हमारा, सेकंड है ये मेथनॉल है। सेकंड हमारा एथेनॉल होता है C2H5OH, है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं CH3CH2OH, समझ में ना, दोनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन एल्कोहल, है ना। हम जो ड्रिंक जो दारू करते हैं वो हमारी एथेनॉल होती है, ध्यान रखना, जो इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश दारू वगैरह, है ना। और मेथनॉल जो देसी दारू जो होती है ना वो मेथनॉल होती है, जो बहुत ज्यादा हैवी होती है, फिर जो कहते हैं ना कि घातक होती है, उससे इंसान मरने या फिर अंधा होकर मरने की संभावना रहती है। तो ग्रेन एल्कोहल है, तो ये क्या होगी, अन्न के, या ग्रेन मतलब अन्न के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, अन्न के किण्वन से, सॉरी,
दारू का आपने देखा होगा, जहाँ पे दारू बनती है, देसी ठेके वगैरह है ना, देसी दारू जो बनती है उसमें क्या होता है, हेरोइन को रख देते हैं तो उनका किण्वन होने लगता है, किण्वन के बाद ये बनती है। देसी दारू बनाने का अलग तरीका है, इंग्लिश का है, वो सब टॉपिक अलग देखेंगे हम, ठीक है। तो पहला ये हो गया मेथनॉल, इसको हम कास्ट स्पिरिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका स्रोत क्या है, स्रोत के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं ना। आप इन दोनों को देखोगे तो रिलेट कर रहे हैं। ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया है, ये अन्न ग्रेन के किण्वन से, फर्मेंटाइजेशन से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ग्रेन एल्कोहल रख दिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है बताओ, आता होगा हम सभी को, NH2CO जो क्या है, यूरिया है। और ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, यूरिया मूत्र से प्राप्त होता है ना। उसके बाद में फोर्थ है हमारा नेक्स्ट CH4, जिसको हम मेथेन वैसे बोलते हैं। इसका रूट नाम है मार्स गैस। रूट नाम क्या है बेटा इसका, मार्स गैस है। मार्स का मतलब होता है दलदल, मार्स का मतलब क्या होता है, दलदल। तो यह दलदल से प्राप्त की जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया। रूट नाम इसका मेथेन का मार्स गैस होता है। इनके सबके नाम हम जान लेंगे, है ना। अभी हमको बस ये देखना है कि ये फॉर्मूला है, कोई यौगिक है, उसका रूट नाम क्या होगा। क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से कास्ट स्पिरिट है कौन सा है, तो हमें पहचानना होगा। फॉर्मूला उसमें दे रखा होगा ऑप्शन में, तो पहचानना होगा कि कौन सा है, इस प्रकार से, ठीक है। कहां तक हो गए हमारे, फोर्थ हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ होता है हमारा सिरका, CH3COOH। सिरका खट्टापन जो होता है ना, इसमें अचार में डालते हैं, तो ये सिरके से प्राप्त किया जाता है। सिरका अम्ल सिरके से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद 6 है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होगा COOH, आपको दिख जाएगा, है ना। COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ये ऑक्जेलिक अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्जेलेसिस प्लांट या पादप से प्राप्त किया जाता है। ऑक्जेलेसिस पादप से प्राप्त किया जाता है। ऑक्जेलेसिस पादप से, ठीक है, दिख जाएगा। ओके, उसके बाद में कुछ और हैं, आगे हम एक और लिख लेते हैं, बाकी ऊपर वापस से मिटाऊंगा मैं इसको। COOH हो गया, नाम याद रखना, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फिर आगे 7वें नंबर पे है हमारा HCOOH, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। दिख रहा है आपको, हाँ, HCOOH, जिसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोलो मेरे साथ में, फार्मिक अम्ल कहते हैं। और यह जो होता है वो लाल चींटियों के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त होता है। किनके, लाल चींटियों के, किसके द्वारा, भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त होता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इसका काफी क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये क्लियर हो गया हमारे, और भी हैं 2-4 और हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीनशॉट नहीं तो हम साथ में लिखते हुए चलें। 7th हो गया हमारे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनेंगे, खास करके यूरिया का फॉर्मूला ये तो आपको याद होगा। मार्स गैस के बारे में क्वेश्चन बनता है ना। उसके बाद में सिरके के बारे में क्वेश्चन बनता है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये इस प्रकार के, क्योंकि इनमें क्या है, हमें जैसे मेथेन है, इधर क्या, सॉरी, मार्स गैस है, तो इसमें तो हमें ये पता है कि मेथेन को बोलते हैं। फिर और कोई सिंपल फॉर्मूला आएंगे तो उन्हें हम पता है कि हाँ रिलेट कर लेते हैं, ये होगा। लेकिन इनमें क्या है, हमें पता नहीं चलता कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फॉर्मूला हमें याद ही करना पड़ेगा। तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार याद करेंगे, रिएक्शंस में लेंगे, तब जाके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहां तक लिख लिया आपने, ओके। इसको क्या बोलते थे, ओके। सो कहां तक हो गया, 7th हो गया हमारे, फार्मिक अम्ल हो गया है। उसके बाद में 8th है लैक्टिक अम्ल, हेडिंग लिखना इसमें, 8th CH3CH COOH और OH। यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो एक ही कार्बन पर यहाँ पे क्या हो रहा है, COOH समूह भी है और एल्कोहल समूह भी है ना।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, लैक्टिक अम्ल है ये। क्या है, कभी कभी ये फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे, है ना, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जो है वो लैक्टम, लैक्टम का मतलब क्या होता है, दूध से प्राप्त किया जाता है ना, दूध से प्राप्त किया जाता है। ओके, फॉर्मूला का अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा। CH3 2 कार्बन है। लैक्टिक अम्ल का देखो याद कैसे करने हैं, आप इस स्ट्रक्चर याद मत रखो, ऐसे याद करो। लैक्टिक अम्ल मतलब 2 कार्बन है, इसमें लास्ट वाले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों समूह है ना। तो COOH समूह भी है और एल्कोहल समूह भी है, तो दोनों है लास्ट कार्बन पे, और 2 कार्बन है। हालांकि जब इसका हम नाम लिखेंगे तो तीनों कार्बन को काउंट करेंगे, लेकिन आपको कैसे याद करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इसी में मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH2COOH और यहां पर फिर CH है ना। ये देखो सिमिलर लग रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे कार्बन पर यहाँ पर भी OH लगा दो, ये क्या बन जाएगा, हमारा मैलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैलिक अम्ल बन जाएगा। और मैलिक अम्ल, मैल का मतलब क्या होता है, सेब, है ना, तो यह सेब से प्राप्त किया जाता है। मैलम का मतलब होता है सेब, तो यह सेब से प्राप्त किया जाता है। अगर आपको लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला याद है तो मैलिक अम्ल का फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। कैसे कि भाई इसमें क्या करना है, जो सेकेंड वाला कार्बन था उसी प्रकार से CH2COOH CH और इसमें एक नीचे OH और लगा देना, ये हमारा मैलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट है लिखना इसमें ब्यूटेरिक अम्ल, 10th नंबर का। ब्यूटेरिक मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2, ठीक है, और COOH, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, और ये जो ब्यूटेरिक अम्ल होता है वो कहां पे पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। कहां पे, मक्खन में पाया जाता है। चलो जी, तो ये हो गए हमारे, जो हमने सबसे पहले हम पढ़ रहे थे रूढ़ पद्धति जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर इसमें क्या है, जो यौगिक है वो कहां से प्राप्त किया जा रहा है, उसका सोर्स क्या है, वहां से उसका नाम लिखा जाता है। अब इसमें समझने वाली बात कम है, रटने वाली या फिर इसको बार बार प्रैक्टिस में आप करोगे तो याद रखने वाली बात ज्यादा है ना। तो ये जो मैंने 10 यौगिक आपको लिखा है, जिनमें से खास कर जो लास्ट वाले हैं, फार्मिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, इस प्रकार से, इसका तो कम चांस है। ये 3-4 जो बीच के फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से हमारे फॉर्मूला डायरेक्ट जो है पुट कर दिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये चीज हो गई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। ये तो हमारी पहली पद्धति हो गई। समझ में आ रहा है आपके, थोड़ा सा टफ होगा, है ना, मैनेज करो। मैनेज तो क्या करना, समझो, नहीं आ रहा तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, शाम को जो क्विज होती है वहां पे डिस्कस कर लेना, ठीक है, या फिर अलग से भी डिस्कस कर सकते हो, बट छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ से हमारे IUPAC में आपको ये जो करा रहा हूँ, यहाँ से हमारे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके श्योर आएंगे ही आएंगे केमिस्ट्री में, तो उनको अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो टेबल बन गई है। नेक्स्ट हेडिंग डालना व्युत्पन्न पद्धति। अच्छा, इतना उल्टा हो रहा है, इधर से ये कुछ और है, इधर से कुछ और है। ये देखो राइट के चिन्ह जो है ना, ये नहीं मिट रहे हैं ना, पता है क्यों नहीं मिट रहे, पता है क्यों नहीं मिट रहे, तुम्हें क्या करना नहीं मिट रहे, तो तुम पढ़ने का काम करो ना, फालतू बातों पे ध्यान देते हो। चलिए हेडिंग डालना, सेकेंड व्युत्पन्न पद्धति, है ना। हमें अपने आप को छोड़ के पूरी दुनियादारी के बारे में पता रहना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसकी में कौन आया कौन गया, क्या है वगैरह वगैरह। चलो हाँ, कहाँ थे, व्युत्पन्न पद्धति पे है। व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट क्या है इसका बेटी, कि उसमें तो हम स्रोत के आधार पर करते हैं, इसमें उसका पूर्वजों के आधार पर, उसका जो पहला सदस्य है उसके आधार पर उसका नाम रखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, इसमें लिख लेना कि इस पद्धति के अनुसार यौगिकों का जो नामकरण है वो समजात श्रेणी के प्रथम सदस्य के आधार पर नाम लिखा जाता है। लिख लो आगे, है ना, वैसे मैंने लिखा दिया था, प्रथम सदस्य के आधार पर उसका यौगिक का नामकरण लिखा जाएगा। अब वापस से वही टेबल बनानी है ना। एक तो सबसे पहले लिखना है श्रेणी, समजात श्रेणी का लिखना है कि भाई वो कौन सी श्रेणी होगी, फिर उसका व्युत्पन्न लिखना है,
और हो सकेगा तो हम उसकी संरचना भी बना लेंगे यहाँ पे, है ना। संरचना मतलब उसकी स्ट्रक्चर बना देंगे कि पहला सदस्य मतलब अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पे जुड़ रही है तो उसका नाम ये होगा, या फिर इस आधार पर उसका आगे का नाम होगा, है ना, जैसा हमारे नाम होते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं एल्केन। एल्केन को पकड़ते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एक समजात श्रेणी है एल्केन। अब इसमें इसका पहला जो सदस्य है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो क्या होगा, मेथेन होगा। भाई पहला सदस्य मतलब कम से कम कार्बन का, एक कार्बन का इसमें मेथेन जो है वो आसानी से बन जाता है। मेथेन की संरचना किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होती है कि कार्बन होता है, उस पर 4 संयोजकता होती है, वो 4 कुछ भी आगे जुड़ सकते हैं। हालांकि इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो CH4 बन जाता है। बट ये संरचना तो ठीक है, हम लिख लेंगे, जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। हमारी बात तो इधर चल रही है कि भाई जो समजात श्रेणी है उसका प्रथम सदस्य का क्या नाम रहेगा, वही उसका व्युत्पन्न नाम होता है, व्युत्पन्न पद्धति के आधार पे नाम होता है। ठीक है, तो एल्केन का हो गया। उसी प्रकार से एल्कीन का बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो एल्कीन का क्या हो जाता है, एथिलीन नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाएगा, एथिलीन नाम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको वो तो याद है ना, मेथेट्रोब्यूटेंट। जो नए बच्चे हैं उनको तो मैं आगे अभी IUPAC में लगा दूंगा, जो पुराने हैं उनसे कह रहा हूं, है ना, याद कर लेना, याद होंगे। एल्केन में कम से कम एक कार्बन चाहिए होता है, तो इसलिए एक कार्बन को मेथ बोलते हैं ना, आपको पता है, तो इसलिए मेथेन नाम हो गया। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो कम से कम इसमें 2 कार्बन चाहिए होते हैं, तो इसमें संरचना किस प्रकार होगी, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होगा, है ना, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन की 2 संयोजकता तो यहाँ जोड़ के तो बच रहे कितने, 2 संयोजकता बच रहे हैं, और इसकी भी 2 संयोजकता बच रहे हैं, तो इसकी संरचना इस प्रकार होगी। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसका ये जो हम लिखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये एग्जाम होता है। और या फिर एथिलीन बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, एथिलीन बोलेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, बस बैलेंस पूरी की है इसका बेटी, है ना, 2 हाइड्रोजन इधर उधर लगाए, बैलेंस पूरी किया, तो ये एथिलीन का फॉर्मूला बन गया, है ना। जबकि हम सोचते हैं कि एथिलीन इस प्रकार से होगा। उसके बाद तीसरा जो होता है हमारा एल्काइन, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। एल्काइन का जो प्रथम सदस्य होता है वो एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन होता है। अब इसमें क्या होगा, वही चीज कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें किसमें, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए कम से कम इसमें क्या होगा, आपको दिखेगा, इधर लिख रहा हूं साइड, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और बैलेंस पूरी करने के लिए एक एक खाली हो जाएगा। तो इसका जो बनता है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है ना। तो एथिलीन का, सॉरी, इसका एल्काइन का प्रथम सदस्य जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। आपको अगर याद हो तो 11th की जो क्लास है उसमें हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, वहां पर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी उसका नाम जो है वो एसिटिलीन लिखा होता है, एल्काइन का नाम एसिटिलीन लिखा होता है। देखना अगर आपके पास केमिस्ट्री बुक है तो खोल के, है ना। और क्यों देख लो, जब मैं कह रहा हूं मान लो ना, टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। तो इसका प्रथम सदस्य जो है वो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और बैलेंस पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ यौगिक बनेगा। ये यौगिक वौगिक सब हम आगे देखेंगे, सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक बार आप धीरे धीरे चलते रहो। आप में से कुछ पुराने बच्चे हो सकता है जो 2-3 बार पढ़ रहे हो, तो उनको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, या फिर इतना क्यों बता रहे हो सर कि डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेटा आपने पढ़ रखा है इसलिए, है ना। आप में से अगर एक बच्चा भी ऐसा है जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो मैं उसको भी ध्यान में रखता हूँ कि इसको भी पूरा समझ में आना चाहिए। और आप में से ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरी साल भर अच्छे से तैयारी कर ली, जिनको IUPAC तो छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री अच्छे से याद है, वो भी बच्चा इस क्लास में बैठा, तो मैं उसके हिसाब से भी चल रहा हूँ। तो दोनों चीजों को लेकर चलना होता है ना। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मत दिया करो सब, है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एल्काइन हो गया, उसके बाद में एल्कोहल। एल्कोहल श्रेणी है ना। अब एल्कोहल का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, इसके प्रथम सदस्य का नाम क्या होता है, कार्बिनॉल होता है। देखो आप अपने दोस्तों के पूछोगे ना, एल्कोहल के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा उसने, लेकिन उसको ये बोल दोगे ना कि ले चल, अगर तेरे को इतना ही याद है तो चल कार्बिनॉल की संरचना लिख के बता, कार्बिनॉल का सूत्र बता क्या होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कार्बिनॉल में क्या होता है, एल्कोहल का प्रथम सदस्य क्या होगा, भाई कोई भी कार्बनिक श्रृंखला होगी उसमें OH जुड़ा होगा, ऐसा OH युक्त समूह जिसमें कम से कम एक कार्बन होगा, है ना, कम से कम एक कार्बन होगा। इसकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन एक कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, वो एल्कोहल का प्रथम सदस्य होगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूंगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, तो मैं CH3OH लिखूंगा, पहला सदस्य में क्या लिखूंगा, एल्कोहल का CH3OH लिखूंगा। सर ये तो मेथेनॉल है कि नहीं, तो हमने मेथेनॉल तो बहुत पढ़ा है, लेकिन कार्बिनॉल बहुत कम पढ़ा है।
तो ये थोड़ा सा ये चीजें जो है एग्जामिनर का इनको पकड़ता है कि बच्चे को इसका सूत्र आसानी से पता होगा कि भाई इसको हम मेथेनॉल कहते हैं, हर गांव के हर गली के बच्चे को पता है कि इसको मेथेनॉल कहते हैं, लेकिन इसको कार्बेनॉल कहते हैं, ये गिने चुने बंदों को पता होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में लेके चलनी है, याद करनी है, ठीक है बेटी। चलिए एल्कोहल हो गया, उसके बाद में एल्किनल है ना, एल्किनल मतलब कीटोन। एल्किनल इसका जो नाम होता है वो होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिटाल्डिहाइड। अब कीटोन का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्या हो जाएगा? कीटोन का सूत्र क्या होता है पहले तो ये बताओ पुराने बच्चों, क्या सूत्र होता है भाई? CHO होता है, राइट। अब CHO का प्रथम सदस्य क्या होगा? जिसमें कम से कम एक कार्बन हो, तो कम से कम एक कार्बन ये लगा दिया। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 लगाएंगे, है ना। ये थोड़ा राइट की वजह से आपको सही नहीं दिख रहा होगा, कोशिश कर लो। CHO है, ये तो क्या हमारा कीटोन समूह है, और इसमें एक कार्बन लगाया है, तो ये हमारा क्या बन गया? इसका प्रथम सदस्य बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड कहेंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमारे बनता है। अब इसको उस प्रकार से लिखें तो क्या बनेगा? CH3CHO, ठीक है। चलिए ये हो गया, एसिटाइल हो गया। उसके बाद में है अम्ल की अगर हम बात करें तो एल्किनोइक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा एल्किनोइक अम्ल। एल्किनोइक अम्ल इसमें क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अब अम्ल, इस एल्केनोइक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं ना, COOH। तो COOH तो होगा ही होगा, हाँ भाई COOH तो होगा ही। और उसका प्रथम सदस्य मतलब कम से कम एक कार्बन तो गए, तो कम से कम एक कार्बन हो गया, है ना। तो इसका क्या बनता है? CH3COOH। इसका क्या बना था? CH3CHO। आपको अगर याद हो तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू की थी तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 4 को और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, अलग अलग, है ना। तो एक बात जो चीज यहाँ पे आ रही है कि आपको ये याद कैसे करना है, देखो एल्कोहल में तो क्या होता है कि इस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता है, लेकिन कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन होता है, जैसे कि कीटोन हो गया। कीटोन में खुद में, कीटोन क्या है? CHO है, इसमें खुद में एक कार्बन है बेटी, है ना। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं या फिर जब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं तो वहां पे इसको काउंट किया जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इसमें भी क्या है? खुद में एक कार्बन है, तो इसको भी हम काउंट करते हैं। तो 2 कार्बन को सामान्यतः हम साधारण पद्धति का अगर हम बात करते हैं तो 2 कार्बनों को एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो एसिड और ये क्या है? एक अम्ल है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिटिक अम्ल हो जाएगा, है ना। एसिड और ये क्या है? इसका इस प्रकार से एल्डिहाइड हो जाए तो, है ना। सॉरी ये एल्डिहाइड है, मैं जब से कीटोन कर रहा हूं, माफ करना, ये एल्डिहाइड है। तो एसिड और एल्डिहाइड क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड हो गया, है ना। कीटोन CO होता है, ये CHO है। तो इस प्रकार से आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 कार्बन है और कौन सा समूह जुड़ा हुआ है उसके आधार पर उसका साधारण नाम लिख देना है, ठीक है। अम्ल का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्किनोइल हैलाइड की। 7th है, आपको नीचे दिख जाएगा, हाँ, एल्किनोइल हैलाइड। एल्किनोइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें OH जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल हैलाइड। एसिटिल हैलाइड। अब देखो हैलाइड मतलब X समूह तो जुड़ा रहेगा, X मतलब FCl-Bri, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? एल्किनोल है तो इसका COX होता है, COX, ये इसका फॉर्मूला है। कम से कम एक कार्बन होगा तो ये जुड़ जाएगा, तो CH3COX मतलब FCl-Bri कुछ भी जुड़ेगा, दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या हो जाता है? एसिटिल हैलाइड हो जाता है। यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 2 कार्बन ही आ रहे हैं। और OX जब जुड़ा होता है तो उसको हम एल्किनोइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किनोइल हैलाइड। तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा? एसिटिल हैलाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ 1-2 और हैं उनको और क्लियर कर लेते हैं, फिर ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर IUPAC पे आते हैं। आप टेबल बना रहे हो ना इनकी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जो आपको बार बार याद करना है, तो आप एक काम और करना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5-10 मिनट का समय निकाल के रफ कॉपी का फिर एक पेज निकाल के जितने भी फॉर्मूला है उनके नाम और सूत्र वगैरह लिख के दीवार पे चिपका लेना, अपनी स्टडी टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहां पे चिपका लेना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का एल्केमाइड। एल्केनमाइड एल्केनमाइड में क्या होता है, एल्किल और एमाइड समूह जोड़ा होता है। एमाइड मतलब एसिटेमाइड इसका नाम हो जाएगा। पहले तो नाम लिख लेते हैं, है ना। एमाइड क्या होता है, CONH2 होता है। एमीन में CO है ना, NH2CO होता है। अब इसका प्रथम सदस्य जो होगा एल्केनमाइड का प्रथम सदस्य होगा तो क्या होगा, इसी तरीके से इसमें कम से कम एक कार्बन तो जुड़ा होगा, तो कम से कम एक कार्बन जुड़ के ये बन जाएगा। तो CH3CONH2, क्योंकि CONH2 को हम एमाइड बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नाम हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट हमारा एल्केनॉन। लास्ट है हमारा एल्केनॉन। एल्केनॉन मतलब कीटोन है ना, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। वो मैं एल्डिहाइड को बार बार कीटोन थोड़ा सा दिमाग में हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, तो वो तो एल्डिहाइड था। कीटोन होता है हमारा CO है ना। इसका नाम की अगर हम बात करते हैं तो एसीटोन नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, एसीटोन। अब कीटोन क्या होता है, CO होता है, CO है ना। इसमें दोनों वैलेंसी पूरी होती है, तो इसमें कम से कम एक सदस्य पहला क्या बनेगा, कम से कम एक कार्बन इधर जुड़ेगा और कम से कम एक कार्बन इधर जुड़ेगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, संरचना बन जाएगी, या इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। किसका, एसीटोन का। इसको हम अगर दूसरे रूप में लिखें तो कैसे होगा, CH3COCH3। ये क्या हो जाता है, एसीटोन का सूत्र हो जाता है। तो ये दोनों चीजें, एसिटिक अम्ल, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, और एक और था एसिटैल्डिहाइड, और ये 3-4 जो है, एक ये एसीटोन। इनके आपको ये जो फॉर्मूले हैं, फाइनल फॉर्मूले, ये याद रखना है, क्योंकि संरचना सूत्र में ये लिख दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि बताइए या फिर पहचानिए ये कौन सा होगा, किस प्रकार का होगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज तो क्लियर हो चुकी हैं बेटा। आज हमने साधारण पद्धति पढ़ लिया है, साधारण या रूढ़ पद्धति, और व्युत्पन्न पद्धति पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो IUPAC पढ़ने वाले हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंप्लीटली ये समझ लेंगे IUPAC क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसी में अगर आगे हम इस क्लास को करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम IUPAC पढ़ने वाले हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना कि केमिस्ट्री की क्लासेज मिल रही हैं, केमिस्ट्री क्लासेज सर पढ़ा रहे हैं जो आपको जेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करते रहना, ऐप के अंदर जो मैंने डाल रखी है। अब स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखनी है, फिर उसके बाद में मेजर टेस्ट को देखना, ठीक है। थैंक यू।